गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है ऑल टाइम टॉपर्स के परिवार में। तो सभी मेरे दिल के टुकड़े शानदार तरीके से एक बार वीडियो को शेयर करें और जल्द से जल्द आ जाएं मेरे भाइयों। ठीक है, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाली है। तो सभी एक बार अवश्य शेयर करें और जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। ये जो क्लास होने वाली है सभी स्टेट एग्जाम और भारत में जितने भी पेपर होंगे उनमें अगर जीके एंड जीएस पूछी जाती है तो उन सभी क्लासों सभी एग्जामों के लिए यह क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे दिल के टुकड़े, सभी शानदार तरीके से शेयर अवश्य करें और अच्छी तरीके से जो मैं आपको बताता चलूं उसे आप नोट अवश्य करें। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी जो क्लासें हैं वो प्रतिदिन होंगी, बहुत ही लाजवाब और शानदार होंगी। जैसे कि मैं बात करूं दिल्ली पुलिस में लगभग आपके जीके एंड जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपके सभी एग्जाम में लगभग बहुत भर भर के आपके जीके एंड जीएस पूछी जाती है। तो सभी एग्जामों के लिए यह क्लास आपकी बहुत ही शानदार और लाजवाब होगी। तो सभी मेरे दोस्त शानदार तरीके से शेयर अवश्य कर दें भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं अपन क्लास की ओर। आज का अपना सबसे पहला जो मोटिवेशनल कोड है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। कि हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं, उनको करके दिखाना है। जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं ना, उनको दिखा दो कि हम जीत सकते हैं। अपनी मेहनत के दम पर, अपने बलबूते पर हम जीत सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो उसी प्रकार इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। बिल्कुल, आज का अपना बहुत ही शानदार सा पहला क्वेश्चन, लाजवाब सा क्वेश्चन है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरित क्रांति से अभिप्राय है मेरे भाइयों। शानदार तरीके से शेयर करते रहें भैया जी। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भैया जी, चिंता मत करो। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी अपन इसमें ले करेंगे भाई जल्द से जल्द। ठीक है, करंट अफेयर्स भी होगी इसमें, बहुत ही लाजवाब और शानदार सी। ठीक है, हाँ चलो भाई, बताओ मेरे दोस्तों इसका आंसर। सुनो, सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत में। अगर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं बात करता हूं भारत में हरित क्रांति। ठीक है, भारत में यदि मेरे दोस्तों मैं बात करता हूं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये आपसे सबसे पहले पूछा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे। उसी प्रकार मेरे दोस्तों एक पूछा जाता है विश्व में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन हैं। हरित क्रांति के जनक मेरे दोस्तों कौन हो जाएंगे। ये दो क्वेश्चन आप लोगों से मेरे दोस्तों पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे मेरे दोस्तों, क्या नाम आता है, एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है। इनका नाम आता है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामी नाथन का नाम आता है। उसी प्रकार भारत में तो एम एस स्वामीनाथन हो गए। विश्व में यदि मैं बात करता हूं तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग ये आपके हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग।
विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। अब हरित क्रांति से हमारा तात्पर्य क्या है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का संबंध मेरे दोस्तों किससे आता है? जल्द से जल्द इसका आंसर सबसे पहले देने की कोशिश करें। बताओ। हाँ जी, बताओ मेरे भाइयों। शानदार। देखो, अगर मैं बात करता हूं ना विश्व में, तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है। ठीक है, कृषि से। ठीक है, अब इसमें देखो एक ऑप्शन है हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, हरी वनस्पति, उच्च उत्पादन, वैरायटी प्रोग्राम। तो मेरे भैया इसमें अपने को करना है उच्च वैरायटी, यानी कि अच्छी गुणवत्ता की फसल। अगर अच्छी गुणवत्ता की फसल होगी तो हमारे लिए क्या होगा? बहुत ज्यादा लाभ होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? बहुत ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, वैसे आपके हरित क्रांति आपके आती है कृषि से, यानी कि फसल से, फसल उत्पादन से। ठीक है, अधिक फसल से मतलब नहीं है कि अधिक फसल उगा दो, नहीं, उसकी गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है वो भी तो मेरे दोस्तों अच्छी होनी चाहिए। उसकी गुणवत्ता को भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, उसकी गुणवत्ता को यदि अपन ध्यान रखेंगे तो मेरे दोस्तों गुणवत्ता से हमें क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। ठीक है ना भाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे पूछूं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, मतलब सबसे ज्यादा किसके उत्पादन में वृद्धि हुई है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि हरित क्रांति के फलस्वरूप किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? सर्वाधिक वृद्धि हुई है। बताओ मेरे भाइयों, क्या आंसर होगा इसका? जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, तो आपको आसान सा आंसर होगा गेहूं। क्या होगा? गेहूं, यानी कि अनाज। ठीक है, अनाज। ठीक, ये आपको मेरे दोस्तों याद रख लेना है। ठीक है ना, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। ठीक है ना, बहुत शानदार, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ले लेना भैया जी, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप इसे साथ की साथ में नोट भी करते चलें। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना है। और मेरे दोस्तों साथ की साथ में शेयर भी अवश्य करते रहें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना,
रबी एवं साथ साथ खरीफ की फसल उगाना, कई तरह की फसल उगाना तथा पशुपालन भी करना, या फिर फसलों को उगाना तथा सब्जियों को भी उगाना। इस प्रकार से होगा इसका। बताओ क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों? जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे इसका आंसर। हाँ, अच्छा, तो देखो मिश्रित कृषि से मतलब है अपन क्या कर रहे हैं, कृषि तो कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? अपन कृषि तो कर ही रहे हैं, कृषि तो करेंगे ही, प्लस उसके साथ में क्या करें, अपने पशुपालन भी कर लें। क्या कर लें? पशुपालन कर लें, तो अपनी क्या होगी, मिश्रित कृषि हो जाएगी। ठीक है, कृषि के साथ साथ अपन क्या कर लें मेरे दोस्तों, क्या कर लें, पशुपालन भी कर लें, तो मेरे दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि वर्तमान में भारत के उप राष्ट्रपति कौन हैं? क्योंकि आप सभी को पता है राष्ट्रपति आपकी कौन है, राष्ट्रपति हैं आपकी द्रौपदी, कौन है भैया जी, मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है या फिर और कोई है? वो नाम बताओ उनका, बताओ, फटाक से बता दो कि वर्तमान में एक तो राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला, एक तो राष्ट्रपति बताए, एक उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति आते हैं जगदीश धनखड़, जगदीश बता भैया जी, आप बताएं पहले। हाँ देख, वेंकैया नायडू आ गया। अरे अब चेंज हो गए, द्रौपदी मुर्मू। हाँ द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति बताओ मेरे भैया कौन है? हाँ जगदीश, हाँ राजस्थान के जगदीश धनखड़, बिल्कुल ठीक है। अभी तो उनको याद है उपराष्ट्रपति कौन कौन है उपराष्ट्रपति, पहले कौन थे इनसे पहले? जगदीश धनखड़ बता रहे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बता रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो जगदीश, ठीक है ना, यह आपको मेरे दोस्तों क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, हाँ जी, ये आपको इसके संदर्भ में मेरे भाइयों क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ में अपन इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी लेकर चलने वाले हैं। जगदीश धनखड़, बिल्कुल ये आपको याद रखना है। अब प्रधानमंत्री साहब को मत भूल जाना, प्रधानमंत्री तो आपको पता ही होगा, आपके श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं, कहीं भूल जाएं आप लोग। ठीक है, भूल मत जाना, चलें, क्योंकि भूलने की बीमारी हो जाएगी भैया। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया था, और किस मॉडल पर आधारित थी, किस मॉडल पर आधारित थी? उसी प्रकार मुझे एक क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी
पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपके पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? बल दिया गया था। और ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी? उस मॉडल का नाम आपसे पूछा जाता है, मॉडल पर आधारित थी। ठीक है ना भैया? इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, चाहे मैं बात करूं दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, राजस्थान पुलिस, ओवरऑल सभी एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। बताओ, ठीक है। सबसे पहली मैं बात करूं, क्या बता रहे हो? हाँ, गोविंद बल्लभ कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड। बिल्कुल ठीक, शानदार। ठीक है। हाँ, सुनो सुनो, इसका आंसर ये लो भैया, उत्तराखंड। ठीक है। हाँ, चलो ये हो गया उत्तराखंड के बारे में। अब देखो, पहली पंचवर्षीय योजना किस किस पर बल देते हैं ये? अरे बताओ। हाँ जी, देखो दो चीजें आपके पास में, एक तो कृषि और एक उद्योग। बताओ। छाप डालो। नहीं बताओगे क्योंकि पता ही नहीं है। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में आपका कृषि पर बल दिया गया है, क्योंकि अपन पंचवर्षीय योजना कर रहे हैं, अपने ज्यादा होती थी कृषि, तो कृषि पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना आपके हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना आपके महानलोबिस मॉडल पर आधारित थी, महानलोबिस मॉडल पर आधारित थी। आधारित थी। ठीक है ना मेरे भैया? ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है और इसका आंसर हो जाएगा पंतनगर, उत्तराखंड। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? देखो, श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। देखो यहां पर अच्छी तरीके से अपन इसको नोट करेंगे। सबसे पहले श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति आपके है दुग्ध, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति मैंने अभी अभी बताया था, फसल। ठीक है, नीली, अच्छा नील क्रांति, नील क्रांति बताएं आप लोग। ठीक है, एक आता है गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन से है। तो कभी भी किसी को देखो तो देख के ना कि जो तेरी गुलाबी आंखें वो मैंने देखी, चल झींगा। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। एक आती है आपकी गोल, गोल क्रांति, गोल गोल होता है अंडा। ठीक है, सॉरी आलू, आलू।
और रजत क्रांति आती है, रजत क्रांति आती है अंडा, गोल गोल अंडा और बाबा जी का डंडा। ठीक है, दूसरा क्रांति सीमेंट। ठीक है, हाँ, और मैं अच्छी तरीके से आगे जैसे क्वेश्चन आएगा उस प्रकार से मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है ना। अब ये नीली क्रांति जो होगी वो होगी आपके मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है मेरे दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना। अब देखो, इंद्रधनुष योजना में ये सभी क्रांति सम्मिलित हैं। ठीक है, इंद्रधनुष योजना में ये सभी क्रांति संबंधित हैं। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं और कौन कौन से रंग होते हैं मेरे दोस्तों, इसका आंसर अवश्य बताएं। ठीक है ना, इसका आंसर है आप अवश्य बताएं। देखो, इंद्रधनुष में होते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये आपको याद रखने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 रंग होते हैं मेरे दोस्तों इंद्रधनुष में, और बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि रेलवे का जो फाटक होता है, रेलवे फाटक पे जो लाल रंग के, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल जो होते हैं वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? सिग्नल जो हैं, सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, ये मत कहना गुरुजी अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छे के लिए नहीं भैया। तो देखो, एक वैज्ञानिक हुए हैं रेले, और रेले के अनुसार रेले ने कहा था कि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है सर्वाधिक, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं और आप में से कोई मुझसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अगर मुझसे कोई दूर खड़ा है, जैसे ही मैं लाल रंग को क्या करूंगा, प्रकाशित करूंगा, तो लाल रंग उसको दिख जाएगा कि गुरुजी वहां पर खड़े हुए हैं, उनके पास पहुंच जाएं। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक लाल रंग और सबसे कम बैंगनी। हाँ, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की, कम, क्योंकि रेले ने कहा था जब सूर्य के प्रकाश की किरण, अब सूर्य की मैं बात करूं, सूर्य के प्रकाश की किरण की मैं बात करूं मेरे दोस्तों, इसकी चाल क्या होती है? तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है। जब सूर्य की किरण पृथ्वी में प्रवेश करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, और आपको पता है पृथ्वी के वायुमंडल में धूल के कण हैं, उनसे टकराने के बाद में वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है ना, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यह आपको याद रखना है। जिससे सबसे ज्यादा जो रंग फैलता है वो बैंगनी फैलता है, उसके बाद में जामुनी, नीला, हरा,
पीला, नारंगी, लाल इस प्रकार से फैलता है। लाल रंग कम फैलने के कारण इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है मेरे दोस्तों। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। हाँ ठीक है, तो सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है, सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें। चलें, हाँ अपने काम की चीज ढूंढ ली भाई तैने। ठीक है, काम की चीज ढूंढ ली कि गुरुजी बीड़ी। चलिए बता दे, बीड़ी बनाने में किस पत्ते का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम मधुमक्खी पालन कहलाता है। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं बात करूं अंगूर की खेती क्या कहलाती है। अंगूर की खेती कहलाती है बीटी कल्चर। बीटी कल्चर, ठीक है। एक आता है मेरे दोस्तों सब्जी, 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 सब्जी कहलाता है ओ लेरी कल्चर। ठीक है, अपन ने कहते जैसे कोई सब्जी वाला आया तो कहता है ओ ले लो सब्जी, तो ओ लेरी कल्चर। ठीक है, अंगूर की खेती कहलाती है बीटी कल्चर। एक आता है केंचुआ, 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 केंचुआ का पालन कहलाता है बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर कहलाता है। और केंचुआ को कहते हैं किसान का मित्र। किसान का मित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो केंचुआ होता है वो भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है ना, यह आपको साथियों याद रखना है। मधुमक्खी पालन कहलाता है मेरे दोस्तों, क्या कहलाएगा बताओ? मधुमक्खी पालन, हाँ जी, मधुमक्खी पालन कहलाएगा एपी कल्चर। एपी कल्चर, ठीक है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अरे एक बार शेयर कर दो मेरे भाइयों शानदार तरीके से फटाफट। ठीक है, शेयर करें एक बार, शेयर कर दो भाई, जल्द से जल्द शेयर करें शानदार तरीके से, फटाफट से शेयर कर दो एक बार। हाँ, जैतून, जैतून, जैतून का क्या बता रहे हो? ओलवी, ए ओलवी है, ओलवी कल्चर, बिल्कुल ठीक। जैतून, जैतून कृषि, जैतून की कृषि कहलाती है ओलवी कल्चर, कल्चर कहलाती है, ओलवी कल्चर कहलाते हैं मेरे भैया, बहुत शानदार। ठीक है, हाँ भाई शेयर करो यारो एक बार, ठीक है ना, फटाफट शेयर करो। बीएसटीसी का रिजल्ट आ जाएगा, चिंता मत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था बताओ? महात्मा गांधी जी ने, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी। बताओ क्या आंसर होगा मेरे भाइयों इसका? ठीक है ना, बताओ भैया जी इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूदान आंदोलन सन 1951 में आरंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया? सन 1951 में प्रारंभ किया गया था और विनोबा भावे के द्वारा प्रयोग स्टार्ट किया गया था। विनोबा भावे,
के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना मेरे भैया, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल, आचार्य कृपलानी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, भूदान आंदोलन यानी भूमि को मिलाना, भूमि का एकीकरण अपन कह सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भूदान आंदोलन भारत के किस राज्य से सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, भारत के किस राज्य से सबसे पहले प्रयोग मतलब शुरू हुआ था, बताएं भैया जी, सभी शानदार तरीके से इसका आंसर बताएं। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी, चलो छाप डालो इसका आंसर। अच्छा, ठीक है, देखो कहां से होती है, आंध्र प्रदेश से होती है, आंध्र प्रदेश। अब एक चीज याद रखनी है, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था पहले तेलंगाना। ठीक है, अब आपको पता है कि तेलंगाना अलग राज्य है और आंध्र प्रदेश अलग राज्य है। आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होता है, लेकिन देखो ये आंध्र प्रदेश से क्या होता है, स्टार्ट होता है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश में हिस्सा आता था तेलंगाना का, वहां से स्टार्ट होता है। तो अब तेलंगाना अलग हो गया। अभी भी ऑप्शन में यदि तेलंगाना नहीं आए तो आंध्र प्रदेश करना, और आंध्र प्रदेश नहीं आए तो तेलंगाना कर देना, क्योंकि ये मत कहना आपने तेलंगाना बताया, ये आंध्र प्रदेश बताया था, तेलंगाना तो आपने बताया ही नहीं था। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी हैं। ठीक है ना। महात्मा गांधी, गांधी जी जय हो। चले बताओ, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते थे, और महात्मा गांधी भारत कब आए थे, भारत वापस कब आए, कब आए? उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। बताओ आप लोग, ठीक है, क्या कहते थे महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में? बताओ भैया जी, देखते हैं कौन बताएगा। 15 को, 15 में 1984, 1913, बताएं भैया जी। चलो 15 तारीख तो ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, झूम कृषि को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, झूम कृषि को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, यानी ठीक है भाई, शेयर करें अवश्य रूप से, फटाफट शानदार तरीके से, जल्द से जल्द। फालतू के कमेंट मत करो भैया, ठीक है। झूम कृषि इसको कहते हैं अपन घुमंतु कृषि, स्थानांतरित कृषि, ठीक है, यह आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की फसल, अच्छा खरीफ, खरीफ की फसल नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूं रबी की फसल, रबी की फसल, ठीक है, रबी की फसल कौन सी है, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना
है। बताओ रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? ठीक है, देखो रबी की फसल की यदि मैं बात करता हूं, अगर इसकी बुवाई की मैं बात करूं तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और काटने की मैं बात करूं तो मार्च और अप्रैल में से काट लिया जाता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सी फसल हैं? गेहूं, गेहूं, सरसों, चना, मटर, आलू। ठीक है, सरसों, गेहूं, चना, मटर, आलू और भी आ जाती है मेरे दोस्तों इसमें। ठीक है ना, जैसे मसूर हो गई, मसूर की दाल। ठीक है, हमने बहुत खाई है, बस छोटे थे जब हम। मसूर, मसूर की दाल। ठीक है, ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, हाँ गेहूं, चना, गेहूं, चना, जौ भी अपन गेहूं के साथ में अपन जौ तो बो ही देते हैं, जौ। ठीक है, गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, आलू, मसूर। ठीक है, ये आपके किसकी आ जाती है? रबी की फसल आ जाती हैं। आप तो अंदाजा लगा लेना, मैंने बता दिया बोई जाती हैं और काटी जाती हैं। बोई जाती हैं आपके अक्टूबर नवंबर में और काट ली जाती हैं आपके होली के आसपास में। अब होली के आसपास में आपने देखा होगा गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है। ठीक है, ये आपके होंगे। इसके रबी के बाद में अगर मैं बात करूं तो रबी के बाद में आती है खरीफ की फसल। ठीक है ना, खरीफ। अब खरीफ की फसल बोई कब जाएगी? अब मार्च अप्रैल में इसको काट रहे हैं तो इसके जून जुलाई में। ठीक है ना, जून जुलाई में बोई जाएगी। ठीक है ना, जून जुलाई में इसको बोया जाएगा। अगर मैं बात करूं काटने की इसको, तो काटने की मैं बात करूं तो काटी कब जाएगी ये बताएं? बताओ भैया, काटी कब जाएगी ये? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये आपके अक्टूबर नवंबर के आसपास में। अब इसमें कौन कौन सी फसल है खरीफ की? खरीफ की सबसे पहले खरीफ की फसल बताओ। ठीक है, जैसे कि चावल। ठीक है, ये समय जो चल रहा है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है। ठीक है, देखो चावल, ज्वार, बाजरा। ठीक है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। मक्का है क्या इसमें? अरे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल। ठीक है, तिल। ठीक है, तिल ये आपके आ जाती हैं इसकी। जैसे धान आ गया, ये धान, ये चावल में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली इसकी आ जाती है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? मसूर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मेरे भैया? मसूर। एक आती है जायद की फसल। जायद, जायद की फसल में जैसे कि अपना ककड़ी, खीरा। ठीक है, ये आपके जैसे भिंडी हो गई, भिंडी। ठीक है, ये आपके आ जाती हैं। और भी आती है इसमें सब्जी भी, कुछ सब्जी भी आ जाती है इसमें। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये इसके संदर्भ में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी दलहन फसल नहीं है? बताओ, चना है, मूंग है, मखाना है या फिर अरहर है? यानी कि दाल नहीं है भैया जी। चना, मूंग, मखाना या फिर अरहर? अरे सीधा सीधा आंसर है इसमें तो। देखो चना, चने से अपन चना की दाल बनाते हैं, मूंग से मूंग की दाल, अरहर से अरहर की दाल, मखाना अलग है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मखाना हो जाएगा। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निर्यातक, ठीक है, बताओ भाई, शेयर करते रहे यारो, ठीक है ना। अब यहां आइए, कपास कहां है? कपास की रही, कपास, इसको कहते हैं अपन सफेद सोना। क्या कहते हैं इसको? सफेद सोना कहते हैं। इसके अलावा कपास जो होती है ना, वो होती है काली मिट्टी में होती है। कहां पर होती है? ये काली मिट्टी में उपयुक्त होती है कपास, ठीक है। भारत का है आपका दूसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले पर कौन है? पहले पर है चीन, ठीक है। पहले पर कौन है? चीन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना, जनसंख्या में, जनसंख्या में वर्तमान में है पहले पर भारत और दूसरे पर आ जाता है चीन, ठीक है। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है, ठीक है, और चीन का 3रा स्थान है, ठीक है। पहले पर रूस है, पहले पर क्षेत्रफल में कौन है? रूस, ठीक मेरे दोस्तों, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। भारत विश्व के 2.43% भाग पर फैला हुआ है, ये भी आपको साथ के साथ में याद रख लेना है, ठीक है ना भैया। ये भी आपको साथ के साथ में याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आसानी से बता देंगे। एक आता है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय। अगर कहें आपसे भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया? भौगोलिक इंडिकेट किसे दिया गया? ठीक है, और जीआई टैग यदि मैं बात करता हूं, ये दिया जाता है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। जीआई टैग का अधिनियम आया था सन 1999 में। लागू कब होता है? लागू होता है 2003 से, ठीक है। और सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दिया गया था ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दार्जिलिंग कहाँ आता है? ये आता है असम में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम, ठीक, असम आंसर हो जाएगा। बाकी दक्षिण क्या बता रहे हो? बाकी दक्षिणी भारत, अच्छी बात है भैया, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि देखो, असम के पास कौन कौन है? एक तो आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक, नीचे वाले ही आ जाते हैं, ठीक है। उसके आसपास के जो ये दक्षिण में आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश आता है, यहाँ पर आपका तेलंगाना, इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब असम की मैं यहाँ एक चीज और बात करना चाहूं आप लोगों से। असम, असम के बारे में मेरे दोस्तों क्या याद रखना है? असम बांग्लादेश से सीमा लगाता है, ठीक है। बांग्लादेश से क्या लगाता है? सीमा। कितनी बार लगाता है? 2 बार लगाता है, 2 बार सीमा लगाता है। और असम आपके पूर्वोत्तर
पूर्वी जो राज्य हैं, 7 राज्य उनमें शामिल है। कौन कौन से 7 राज्य हैं? एक तो है आंध्र प्रदेश, ये बताओ अरुणाचल प्रदेश है या फिर आंध्र प्रदेश है? क्योंकि आंध्र प्रदेश तो आपके उड़ीसा के पास में है यहाँ पे। जैसे आपका देखो, ये आपका ये हो गया, ये आपका तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में आपका उड़ीसा, उसके बाद में पश्चिम बंगाल। ये आपको इसके संदर्भ में मेरे दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? ये है आपका सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे, उसके बाद में आ जाता है आपका नागालैंड, इसके बाद में मणिपुर, मणिपुर के बाद में मिजोरम, ठीक है, इसके बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद में असम, और असम के एक बाद में है मेघालय, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। गोवा का कैपिटल क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, ठीक है ना भैया जी। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। सिक्किम, सिक्किम आपका देखो किन किन से सीमा लगाता है। सिक्किम एक तो नेपाल से सीमा लगाता है, नेपाल से सीमा लगाता है, चीन से सीमा लगाता है, और भूटान से भी सीमा लगाता है, भूटान से सीमा लगाता है, ठीक है। 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। भारत का कौन सा भाग चाय की कुल मात्रा का लगभग 3/4 भाग उत्पादन करता है, यानी 3/4? बताओ बताओ भैया जी। क्या हो गया ये? असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है ना। असम, असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक। इसका आंसर होगा पूर्वी, उत्तर पूर्वी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी इसका आंसर होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे असम ही आ जाएगा, फिर असम के कुछ हिस्से लेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपकी कौन सी, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये आपकी जो दिशा वाले होंगे वो, ठीक है ना। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, ठीक है। हाँ, ए असम कहाँ आता है ये बता पहले तो। दक्षिण में आता है असम? असम बेटा दक्षिण में नहीं आता। कल ही तो मैंने आपको मैप बताया था भाई, ठीक है, कल ही तो बताया था मैप। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक था? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। एक आता कोलार की खान, कोलार की खान कहां पर है? कोलार की खान है कर्नाटक में, ठीक है, जहां से अपना क्या निकाला जाता है? सोना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना भाई, ठीक है, पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ठीक है भैया जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कर्नाटक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, शानदार, बहुत अच्छे।
चलिए बताओ, भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश, काला प्रदेश, बताएं। भारत, अच्छा, प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है, बताओ। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, उसके बाद में है, याद रखना, राम क्या है? महान है। तो ऐसे याद रखेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपके 3 हैं। इसके अलावा क्षेत्रफल में छोटे, तो पहले पर गोवा, उसके दूसरे पर सिक्किम, याद रखियो। ठीक है, कर्क रेखा सबसे कम गुजरती है राजस्थान से 26 किलोमीटर। ठीक है, और सर्वाधिक गुजरती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, और कर्क रेखा के दूर सबसे राजधानी जयपुर है, और सबसे पास में झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, तो प्रथम जैविक राज्य है आपका सिक्किम। ठीक है, प्रथम जैविक राज्य आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों सिक्किम। ठीक है ना, ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। बता, भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जल्द से जल्द बताएं भैया जी, शानदार तरीके से। रांची नजदीक है, झारखंड की राजधानी रांची। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। अच्छा क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। बताओ भैया जी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखो, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? दूसरा। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक चावल भारत के किस राज्य में उत्पादित होते हैं, तो बताएं भैया जी। ठीक है, बताएं शानदार तरीके से। और चावल जो होते हैं ना, भारत में सर्वाधिक उत्पादन होते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, देश में निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल सबसे अधिक उत्पादित होती है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें याद रखना चावल। ठीक है, तो इसमें मेरे दोस्तों याद क्या रखना? आपको चावल याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सुनो, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, एक आपसे पूछा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक उड़ीसा में। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है मनीला फिलीपींस। ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चले बता, पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं दामोदर नदी घाटी को। ठीक है, कोयला निकाला जाता है वहां से। ठीक है ना। चलो, देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है, बताओ क्या आंसर होगा? सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य होगा। ठीक है, पहले पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं।
भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? सभी की कृषि की जाती है, बताओ क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका? तो इसमें क्या याद रखना, ये यहां पर आ जाता है आपका कर्नाटक, ठीक है, और ये आपका केरल है, और यहां पर आता है आपका तमिलनाडु। तो याद क्या रखना, एक तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसमें याद रखना, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु इसमें याद रख लेना। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, केसर, देखो जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या सबसे अधिक आपकी यूपी में, सर्वाधिक विधानसभा, विधानसभा, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, सभी में आपके सर्वाधिक सीटें आपके उत्तर प्रदेश में। और केरल सर्वाधिक लिंगानुपात 1084 है, केरल का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। ये बताओ जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? जम्मू कश्मीर में याद रखना जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, क्या याद रखेंगे, जोजिला दर्रा, ठीक है। ये आपको मेरे दोस्तों इसके संदर्भ में याद रखना है। आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ केरल विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? बताओ। अरे भैया आपने देखा होगा वास्को डी गामा आया था, ठीक है, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा आया था 1498 के आसपास की बात है शायद, ठीक है। तो केरल के तट पे आया था वो, ठीक है, और क्या लेकर गया था आपसे? मसाले लेकर गया था, ठीक है ना, क्या लेकर गया था? मसाले, कोरोमंडल, हाँ बिल्कुल, अच्छा काराकोरम, काराकोरम लद्दाख में, बिल्कुल काराकोरम लद्दाख, ठीक, शानदार, बहुत अच्छे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताओ क्या आंसर होगा इसका? देखो मान लो कोई नदी आ रही है इस प्रकार, नदी आ रही है भैया किसी झरने से, ठीक है, नदी जो होगी पहाड़ों से अपना कुछ लेकर आएगी, विक्षेप यानी कि कण लेकर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएंगे उसके कण जमा, ठीक है, मैदानी भागों में उसके कण हो जाएंगे जमा, और उसको अपन कहते हैं खादर, ठीक है। जो नई जलोढ़ मृदा उसको खादर कहते हैं, ये आपको याद रखना है, और पुरानी को अपन कहते हैं बांगर, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, बताओ, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है, बताओ भैया जी। हाँ जी बता दो भैया जी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? शानदार तरीके से
हाँ जी, लेटेराइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है? लेटेराइट मालाबार, बिल्कुल लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है आपके मालाबार तट पर। ठीक है, मालाबार आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, वाला तट। और तमिलनाडु के तट को अपन कहते हैं कोरोमंडल। अब देखो, जनवरी माह के प्रमुख दिवस, ठीक है, 4 जनवरी को बनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। विश्व लुईस ब्रेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और महात्मा गांधी आए थे, 15 तारीख नहीं होगा उसमें, जो मैंने बताया था ना, उसमें एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन था जिसमें ठीक है, अभी देखता हूं मैं कहां पर गया वो क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि भैया गलत नहीं देखना है, गलत नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, और जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। ये यहां पर होगा 9। ठीक है, यहां पर क्या होगा मेरे भाई? ये होगा 9। ठीक है, क्योंकि 9 जनवरी को 9 जनवरी 1915। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे, इसलिए इसे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को अपन मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और 14 सितंबर को मनाते हैं अपन राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस मनाते हैं, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में अपन बनाते हैं। इसके अलावा फरवरी में 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी रेडियो दिवस, और 28 फरवरी विज्ञान दिवस के रूप में बनाया जाता है। यह आपको मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, याद रखना है। ठीक है ना, तो आज की जो क्लास है वो हो जाती है मेरे दोस्तों आज की यहीं पर समाप्त। तो मेरे दोस्तों बताएं क्लास कैसी रही, जल्द से जल्द। ठीक है, जल्द से जल्द बताएं। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल है ऑल टाइम टॉपर्स पे उपलब्ध हो जाएगी, और शेयर अवश्य करें वीडियो को। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।